गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो जैसा कि अपना टॉपिक चल रहा था, अपन जो पढ़ रहे थे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर थ्योरीज़ पढ़ रहे थे अपन। ठीक है, थ्योरीज़ के बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो अपन इसमें देखेंगे कि साइको जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो थ्योरीज़ थी, अपनी जो लास्ट में जो थ्योरी चल रही थी वो थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी चल रही थी। ठीक है, जो थ्योरीज जो अपन पढ़ रहे थे, थ्योरीज़ के अंदर अपन ने जो अपन डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर अपने सबसे पहले जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट थ्योरी थी, ठीक है, अपन ने डिस्कस कर लिया। देन उसके बाद अपन ने देखा था जो मॉरल डेवलपमेंट था, जिसे जिसे बोलते हैं मॉरल, जिसकी कॉलबर्ग ने दी थी, उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं अपन। थर्ड वन जो अपन ने देखा साइको सोशल जो इरेक्शन ने थ्योरी दी थी वो अपन ने डिस्कस कर लिया इसके अंदर। ठीक है, और नेक्स्ट अपन ने जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो फाउलर ने दी थी वो अपने इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी जो पढ़ रहे हैं अपन, जो पढ़ेंगे साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, जो किसने दी है सिग्मोइड फ्रूड ने दी है। सिग्मोइड फ्रूड ने दी थी ये थ्योरी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट। इनका जो बर्थ हुआ था वो था 1856 में इनका बर्थ हुआ था, और इनकी डेथ हुई थी 1939 के दिन इनकी डेथ हुई थी। और जो थ्योरी इन्होंने डिस्क्राइब की थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट, जो थ्योरी इन्होंने डिस्क्राइब की थी वो 1905 में इन्होंने की थी। 1905 में 1905 के अंदर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिस्क्राइब किया था थ्योरी के ऊपर। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है, जो सिगमंड फ्रॉइड ने क्या होता है, इन्होंने तीन चीज़ों में डिवाइड किया। पहला तो लेवल ऑफ माइंड, माइंड कितने लेवल है माइंड के, उसके बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद में एजेंसीज है माइंड की, कि एजेंसीज कौन कौन सी है उनके बारे में डिस्कस किया। देन उसके बाद इन्होंने स्टेजेस के बारे में डिस्कस किया, उसके बारे में अपन एक एक के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो देखेंगे लेवल ऑफ द अवेयरनेस की बात करेंगे, या लेवल ऑफ द माइंड की बात करेंगे अपन, की जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है, लेवल ऑफ माइंड है, वो किस तरीके से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, वो सिगमंड फ्रॉइड ने इन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, जो लेवल ऑफ अवेयरनेस है उसके बारे में बताया इन्होंने। ठीक है, लेवल ऑफ अवेयरनेस के बारे में देखेंगे। फर्स्टली जो बताया इन्होंने, बताया कॉन्शियसनेस के बारे में, बताया कि जो लेवल ऑफ माइंड है, ये बात करते हैं लेवल जो अवेयरनेस है वो तीन प्रकार से इन्होंने क्या किया, तीन भागों में इन्होंने क्या किया, डिवाइडेड किया, तीन पार्ट्स के अंदर इन्होंने डिवाइडेड किया। वो पहला है कॉन्शियसनेस, दूसरा है प्री कॉन्शियसनेस, और थर्ड वन है अनकॉन्शियसनेस। कि एक तो मतलब कॉन्शियस बिल्कुल एक्टिव रहेगा बंदा, एक्टिव मतलब एक तरीके से चेत बोलते हैं, चेतना, जिसमें कि चेतना और एक तो होता है चेत और एक आता है अचेत। चेत यानी मतलब बोल सकते हैं कि अपन बिल्कुल एक्टिव है, वो है कॉन्शियसनेस। हर चीज़ का आपको पता है कि हर मेमोरीज का आपके माइंड में जो भी चीज़ फिट है ऑलरेडी, आपकी मेमोरी हो या बोल सकते हैं आपकी फीलिंग्स हो, आपकी प्लानिंग हो, डिसीजन मेकिंग हो, जो भी आप कर सके वो सब कुछ कहते हैं इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। और आप बोलोगे कि अनकॉन्शियस की बात करेंगे, आपकी मेमोरी में तो है पर आप उस चीज़ को वो शेयर नहीं कर सकते, आप बता नहीं सकते, वो कंडीशन किसके अंदर आ जाएगी, अनकॉन्शियस के अंदर आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे प्री कॉन्शियस। इन दोनों के बीच में मतलब के बात कर सकते हैं कि इसमें जो अगर कॉन्शियस है तो कॉन्शियस में आपको फीलिंग्स हो, थॉट्स हो, एक्सपीरियंस को आपको बता सकेगा, बट रिकॉल नहीं कर सकता, रिकॉल टू द कॉन्शियसनेस। बट क्या करता है ये, इसके अंदर जो प्रीवियस मेमोरी है उसको रिकॉलिंग कर सकता है, मतलब बाय द रिकॉलिंग को जो भी कर सकते हैं अपन, इसके अंदर मैं बताऊंगा एक के बारे में। ठीक है, इट इंक्लूड्स, अपन कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, इट इंक्लूड्स ऑल मेमोरीज दैट रिमेन विथ इंडिविजुअल अवेयरनेस। कि बच्चे के अंदर जो भी मतलब इसमें क्या है, हर सभी जितनी भी यादें हैं, जितनी मेमोरीज है, जितनी भी हर कुछ याद होगा, भले उसको बोल सकते हैं अपन प्लानिंग हो, डिसीजन मेकिंग ले रखा हो, या बोल सकते हैं कोई लास्ट मेमोरी हो, कुछ भी है, हर चीज़ के अंदर क्या होता है वो किसके इंडिविजुअल अवेयरनेस, विद इन द इंडिविजुअल अवेयरनेस। एक पर्टिकुलर के व्यक्ति की अंदर बात कर सकते हैं जिसके अंदर क्या होता है एक जागरूकता हो या बोलता है अवेयरनेस हो, ऑल मेमोरीज इंक्लूड हो, उसकी किसके अंदर होती है, कॉन्शियसनेस के अंदर। मतलब एक सचेत बोल सकते हैं कि एक बिल्कुल चेतन बोलते हैं, एक्टिव पर्सन जैसे बोल सकते हैं कि आपका नाम क्या है, तो उसके मेरा नाम ये है, तो वो कौन सी कंडीशन में होती है, वो कॉन्शियस कहलाती है। कि वो कॉन्शियस है, उसके अंदर ऑल मेमोरीज है, यादें जुड़ी हुई है, सब कुछ फीलिंग्स है, उसके जो कोई भी प्लानिंग कर सकता है, कोई भी डिसीजन ले सकता है, वो सब किसके अंदर इंक्लूड है, कॉन्शियसनेस के विद इन द इंडिविजुअल अवेयरनेस। एक पर्टिकुलर के अंदर जो अवेयरनेस होती है उसके अंदर ऑल मेमोरीज इंक्लूड होती है, वो कौन सी होती है, कॉन्शियसनेस होती है। द कॉन्शियसनेस माइंड इज लॉजिकल एंड रेगुलेट बाय द रियलिटी प्रिंसिपल। कि जो ये कहते हैं कि जो कॉन्शियस माइंड और लॉजिकल, मतलब बात कर सकते हैं अपन, जो कॉन्शियस माइंड होता है, मतलब कॉन्शियस जो माइंड होता है, जो लॉजिकल होता है, वो वास्तविक रियलिटी प्रिंसिपल क्या करता है, सिद्धांत पे क्या करता है, ये काम करता है कि रियलिटी सिद्धांत पे क्या करता है, रेगुलेट करता है। बोलते हैं जो कॉन्शियस होगा, जो रियलिटी होगी उसे बताएगा कि हाँ मेरा नाम ये है, मुझे याद है या नहीं है, वो कॉन्शियस माइंड वाला क्या बताएगा,
बिल्कुल परफेक्ट बताएगा, जो प्लानिंग होगी वो बता देगा क्या प्लानिंग है, क्या करना है, मुझे किस तरीके से रहना है, किस तरीके से बात करनी है, वो सब कुछ जानता है। वो रियलिटी के सिद्धांत पे क्या करता है, वर्क करता है। कौन करता है, वो कॉन्शियसनेस करता है। ये सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कि जो 3 प्रकार से होते हैं, कॉन्शियसनेस, प्री कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियस। जो अनकॉन्शियसनेस वाला होगा उसको सारी मेमोरी, उसकी सारी यादें उसके साथ जुड़ी होगी, और कुछ जो भी जो वर्क करेगा वो रियलिटी पे क्या करेगा, ये वर्क करेगा। तीसरी चीज़ क्या करेगा, ये कोई भी प्लानिंग कर सकता है, कोई भी डिसीजन मेकिंग ले सकता है, मतलब डिसीजन कर सकता है कोई भी चीज़ का, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है तो उसके अंदर वो क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन करने के लिए होगा डिसीजन मेकिंग, मतलब एक तरीके से प्लान बना के उसके ऊपर डिसीजन ले सकता है। वो किसके इंक्लूड होगा, वो कॉन्शियसनेस के अंदर इंक्लूडेड होगा। ठीक है, टू नीड नॉट रिवाइज, इसके अंदर रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसके अंदर ऑलरेडी माइंड में फिट है, मेमोरी के अंदर ऑलरेडी फिट है। जो कॉन्शियस माइंड वाले को रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती है, बार बार उसको रिवाइज किया जाता है, ऐसी कंडीशन इसके अंदर नहीं होती। ठीक है, कॉन्शियसनेस की समझ में आ गया। अब देखते हैं प्री कॉन्शियसनेस की बात करते हैं। प्री कॉन्शियसनेस को वैसे अपन सब कॉन्शियसनेस भी बोलते हैं। तो द प्री कॉन्शियस इज कॉल्ड द सबकॉन्शियस, की प्री कॉन्शियस को सबकॉन्शियस भी बोला जाता है। प्री कॉन्शियस इंक्लूड एक्सपीरियंस, थॉट, फीलिंग, डिजायर दैट माइट नॉट बी रिकॉल्ड टू कॉन्शियसनेस। इसका मतलब ये है कि जैसे कि इसमें जो इंक्लूडेड जो एक्सपीरियंस, थॉट्स जो होते हैं, थॉट्स जो विचार्स होते हैं, फीलिंग्स होती है, जो डिज़ायर होती है, वो सब इसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं। बट क्या है, ये माइट नॉट बी रिकॉल द टू कॉन्शियसनेस। बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो चेतना की जो बोलते हैं कॉन्शियस की जो यादें हैं या याद इसके अंदर क्या होते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते, रिकॉल नहीं कर सकते। पर इंक्लूडेड क्या क्या होते हैं इसके अंदर थॉट्स होती है, फीलिंग्स होते हैं, डिज़ायर होती है, पर इसके अंदर जो रिकॉल वाला कॉन्शियस है वो अपन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है वी कैन कलेक्ट प्रीवियस मेमोरी बाय रिकॉलिंग। मतलब इसमें क्या है, हम पिछली मेमोरी को क्या रिकॉल करने के लिए, मतलब एक जो पिछली वाली जो मेमोरी उसको रिकॉल अपन कर सकते हैं। जो लास्ट में जो मेमोरी थी, जो भी बातें हैं, जो भी थॉट्स हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, उनको क्या करते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। कौन सी कंडीशन के अंदर, प्री कॉन्शियस कंडीशन। तो सिगमंड फ्रॉइड ने बताया कॉन्शियस वाले कंडीशन में क्या कर सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। प्री कॉन्शियस में उसके अंदर जो कि इंक्लूडेड होते हैं, थॉट्स भी होती है, फीलिंग्स भी, डिजायर होती है, पर वो कॉन्शियस को रिकॉल नहीं कर सकता कॉन्शियस की कंडीशन में। और कलेक्ट द प्रीवियस मेमोरी ऑफ द रिकॉलिंग, और जो प्रीवियस मेमोरी उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं। इस कंडीशन में प्री कॉन्शियस कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे अनकॉन्शियसनेस। अनकॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अनकॉन्शियसनेस का मतलब उसकी बिल्कुल एक तरीके से क्या हो गया, वो बिल्कुल कुछ भी नहीं कर सकता। एक कंडीशन होती है जिसे बोलते हैं बेहोशी, जिसे बोल सकते हैं, ये कोई अनकॉन्शियसनेस हो गया उस कंडीशन में। तो ऑल अनप्लेजेंट एंड नॉन एसेंशियल मेमोरी दैट आर अनेबल टू ब्रिंग टू कॉन्शियस अवेयरनेस कॉल्ड अनकॉन्शियस माइंड। इसमें मतलब बात कर सकते हैं कि नॉन एसेंशियल मेमोरीज एंड अनेबल टू द ब्रिंग कॉन्शियस अवेयरनेस की इसकी ज़रूरत नहीं होती कि वो एक कॉन्शियसनेस की, अवेयरनेस की कोई बिल्कुल भी नहीं होता। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मतलब बिल्कुल सचेत, एक चेतन, एक एक्टिव बिल्कुल भी नहीं है, 1% एक्टिव नहीं है। अनप्लेजेंट जिसे बोलते हैं ऑल अनप्रेजेंट, जिसे बोल सकते हैं कि सभी जो अप्रिय हो, जो प्रिय नहीं हो, वो भी। और नॉन एसेंशियल मेमोरीज दैट आर अनेबल टू ब्रिंग द कॉन्शियस अवेयरनेस, कोई भी चीज़ के अवेयरनेस नहीं होती, उसे क्या बोलते हैं, अनकॉन्शियस माइंड बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ ऑल मेमोरी। इसको जो मेमोरी के स्टोर हाउस भी बोलते हैं, किसको, अनकॉन्शियस माइंड को बोलते हैं। मेमोरीज, फीलिंग, थॉट एंड विशेज आर रिप्रेस एंड नॉट अवेलेबल टू द कॉन्शियस माइंड। इसमें मेमोरी, फीलिंग, थॉट एंड विशेज आर रिप्रेस, इन सब के अंदर क्या होता है, रिप्रेस आ जाती है, और नॉट अवेलेबल टू द कॉन्शियस माइंड, और अवेलेबल जो कॉन्शियस माइंड होता है उसके अंदर अवेलेबल नहीं होती है। इसके अंदर मेमोरी भी बात कर सकते हैं अपन, फीलिंग्स की बात कर सकते हैं, थॉट्स की बात कर सकते हैं, विशेज की बात कर सकते हैं, मतलब प्रिय की बात कर सकते हैं, वो सारी क्या होती है, रिप्रेस हो जाती है। नॉट रिकॉइल, कोई भी लास्ट मेमोरी हो उसको रिकॉइल नहीं कर सकते। ओनली हैबिट, जो उसकी आदत है वही वो करेगा, अदरवाइज के अलावा कुछ भी नहीं करेगा इस कंडीशन के अंदर। ठीक है, तो वो कौन सी कंडीशन कहलाएगी, अनकॉन्शियस कंडीशन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखेंगे अपन एजेंसीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि एजेंसीज कौन कौन सी होती है। जो फ्लूइड ने क्या थी एजेंसीज, 3 एजेंसी बताई इन्होंने। ठीक है, एक तो बताए इद, एक बताई ईगो, और एक बताई सुपर ईगो। 3 चीज़ बताई, एक तो बताई इद, एक बताई ईगो, और एक बताई सुपर ईगो। मैं तीनों की चीज़ बताता हूँ कि ईद क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है। ईदो क्या होता है कि ईद में मतलब होता है टोटल अनकॉन्शियस। टोटल क्या होता है, अनकॉन्शियस होता है। ईगो जो होता है वो रियलिटी पे काम करता है। रियलिटी पे कौन काम कर रहा था, वहाँ पे ईद काम कर रहा था। कौन कर रहा था,
ईद काम कर रहा था रियलिटी पे। और जो सुपर ईगो था वो क्या होता है, सुपर ईगो बिल्कुल क्या होता है, मतलब कॉन्शियस तो होता है, मतलब एक तरीके से बिल्कुल कॉन्शियस होता है, पर वो कंडीशन क्या होता है, जो भी चीज़ करेगा उसके लिए क्या होता है, मना कर देगा, बहुत ज़्यादा ओवर ज़्यादा वो हो जाना, सुपर ईगो हो जाना हर चीज़ का। पर इसके अंदर ये क्या होता है, ईद और ईगो और सुपर ईगो में क्या होता है, 3 कंडीशंस होती है। ईद क्या करता है कि मतलब इसमें क्या होता है कि ईद में क्या होता है कि वो अपने मतलब क्या, इसमें बच्चा क्या होता है कि अनकॉन्शियस होता है, जो उसकी चीज़ की इच्छा होगी ना, जो भी चीज़ की इच्छा होगी, जो चीज़ करने का मन होगा वो इसके अंदर करेगा। ईद का मतलब होता है कि जो उसका मन करेगा ना वही करेगा, वो सही हो या गलत हो उसे कोई पता नहीं है, पर वो क्या करेगा, उस चीज़ के लिए क्या कर देगा, वो उस चीज़ के अंदर वो क्या करेगा, वो करेगा तो करेगा। उसकी मन की इच्छा जिद बढ़ गई है तो वो चीज़ उसको करनी है, जो चीज़ चाहिए वो चाहिए तो चाहिए। वो कौन सी कंडीशन में आ गया, ईद कंडीशन होती है। ये क्या होता है, बचपन से ही स्टार्ट हो जाती है, एट बर्थ से ही क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। ये कंप्लीटली सेल्फिश होता है, एक तरीके से बात कर सकते हैं अपन कि जो चीज़ इसके मन में ठान ली, जो इसके मन में करने की इच्छा होती है वो इसके अंदर वो करके ही रहता है। वो कंडीशन ईद के अंदर इंक्लूड होता है। ईगो और सुपर ईगो, सुपर ईगो की बात है। सुपर ईगो में क्या होता है, भले कोई सी भी कंडीशन हो, वो सही हो या गलत हो, वो मना करेगा कोई चीज़ की, कि नहीं करना तो नहीं करना, बस उसको मतलब नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। उसमें तो वो क्या करता है, उसको तो मन में इच्छा है तो करनी है। और इसमें क्या करता है, वो मना कर देगा, मतलब सोचेगा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं होगा। वो क्या करता है, सुपर ईगो में क्या करता है, वो एक बहुत ज़्यादा ईगो डेवलप हो जाएगा, इस तरीके से सुपर ईगो हो जाएगा, तो क्या कर देगा, वो मना कर देगा। उसका मतलब उसका मीन पता ही नहीं है, उसको क्या कर देगा, उसको मना कर देगा। और ईगो क्या करता है, ईगो रियलिटी पे काम करता है। रियलिटी का मतलब ये है कि वो क्या करता है, बैलेंस बनाकर चलता है। क्या बनाकर चलता है, बैलेंस, मतलब ईद भी हो जाए, सुपर ईगो भी हो जाए, कि मन की इच्छा है वो भी हो जाए और जो नहीं करने की इच्छा है वो भी नहीं हो। जैसे सपोज करो कि एक पेशेंट है, पेशेंट की डायबिटीज़ है और चॉकलेट आई हुई है बहुत सारी, उसको चॉकलेट खाने की बहुत इच्छा हो रही है, ठीक है। अब उसने बोला मुझे चॉकलेट खानी है। अब डायबिटीज़ भी है, चॉकलेट भी है। अगर डायबिटीज़ है, चॉकलेट खानी, वो चॉकलेट खाएगा तो पूरी चॉकलेट खाएगा, तो वो तो ईद के इंक्लूड हो जाएगा, वो तो ईद है। अगर उसे मना कर दे कुछ करना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, वो क्या है, सुपर ईगो है। तो उसके क्या, दोनों चीज़ को मेंटेन करते हुए चलें तो उसके अंदर याद आएगी कि ये ईगो का मतलब होता है कि मतलब यहाँ डायबिटीज़ है तो इसको एक बाइट दे दो, जिससे उसकी जो सेटिस्फेक्शन था वो भी दूर हो जाएगा और उसको चॉकलेट भी मिल जाएगी और इसे खुशी भी हो जाएगा। दोनों के लेवल क्या करते हैं, उसने मेंटेन करके चला, वही क्या कहलाता है, ईगो कहलाता है, ठीक है। तो अपन देखेंगे यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर, इज पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी, इज पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी प्रेजेंट एट बर्थ एंड कम्प्लीटली सेल्फिश। ये पर्सनैलिटी के अंदर ये इंक्लूडेड होता है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उसके अंदर ईद का जो होते हैं ये स्टेजेस, वो ईद के अंदर आती है। पर्सनैलिटी के अंदर जो ईद आता है तो उस कंडीशन में ये एट बर्थ से ही स्टार्ट होता है, ये कम्प्लीटली सेल्फिश होता है। ईद कंपोनेंट वर्क द प्लेजर प्रिंसिपल, सो इट इज डिमांड इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल नीड्स लाइक ए सेक्स हंगर विदाउट नोइंग शी कॉन्शियस। कि जो ये कि ईद क्या है कि एक तो प्लेजर प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है, कि प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है। इट इज़ अ डिमांड इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन ऑफ बायोलॉजिकल विदाउट नोइंग द कॉन्सिक्वेंस, बिना रिजल्ट के जाने हुए कुछ क्या होगा क्या नहीं होगा उस कंडीशन से पता लगाए बिना उसको क्या होता है, जो इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन है, जो चीज़ की नीड है तो वो चाहिए तो चाहिए ही चाहिए। मतलब वो चीज़ के मतलब उसको मतलब पता नहीं है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, इसके बारे में क्या होगा, कोई जानना नहीं है, बट डिमांड इमीडिएटली जो ग्रेटिफिकेशन है वो इसके अंदर जो ये प्लेजर प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक तरीके से बात है प्लेजर प्रिंसिपल करता है तो इसके जो डिमांड्स है, जो वो डिमांड्स है उसकी करते हैं, इसको पूरा कंप्लीटली करते हैं। जैसे जैसे लाइक सेक्स की बात कर सकते हैं, या हंगर जो भूख लगती है उस कंडीशन इमीडिएटली ग्रेटिफिकेशन बायोलॉजिकल जो नीड्स होती है उसके लिए विदाउट नोइंग, वो जानता नहीं उसका रिजल्ट क्या होगा, उस कंडीशन के लिए क्या होता है वो इमीडिएटली डिमांड करता है। वो किसके अंदर, ईद के, मैंने बताया ईद का मतलब ये होता है कि वो इस तरीके से क्या करता है, जिद करता है, मन में जो ठान ले वो करना है तो करना है, वो इसके अंदर होता है। इट आल्सो रेफर टू एज प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, इसके अंदर जो प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग, जो स्टार्ट सोचने की थिंकिंग है वो स्टार्ट इसके अंदर होती है। इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑल ड्राइव, जो ईद होती है इसके अंदर सारे ड्राइव्स मौजूद होते हैं। ड्राइव के स्रोत एक तरीके से बोलते जितने भी ड्राइव्स हैं उसका पूरा सोर्सेज किसके अंदर होता है, ईद के अंदर होता है। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे अब ईद ने क्या किया, मान में ठान ली तो कर ली। जैसे पेरेंट्स आर आउटसाइड टू होम टू सो एंजॉय द पार्टी, उसने बोल दिया कि पेरेंट्स नहीं है घर पे, अपन को पार्टी करनी है। अब इसके साथ क्या सही होगा क्या गलत होगा ये कुछ नहीं है, पर ठान लिया तो ठान लिया कि पेरेंट्स बाहर गए और अपन को बाहर खेलने जाना है, पार्टी करनी, खत्म बात। इसका क्या रिएक्शन होगा, इसका क्या रिजल्ट रहेगा, क्या कुछ नहीं पता उस चीज़ को, बस उसने ठान ली तो ठान ली। वो किसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, वो ईद के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो वो कंडीशन होती है। मैंने आपको लेवल ऑफ अवेयरनेस बताई थी, लेवल ऑफ माइंड बताया, तो उसमें 3 थे। इसमें माइंड, एजेंसी ऑफ माइंड के अंदर भी 3 है, जिसमें ईद कंप्लीट हो गया है आपका, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे ईगो की। ईगो क्या करता है, दोनों को क्या बना के रखता है, मेंटेन बना के चलता है।
ईद भी हो जाए, सुपर ईगो भी हो जाए, मतलब वो चीज़ भी मिल जाए और वो चीज़ भी नहीं मिले, एक तरीके से दोनों कंडीशन हो जाती है। ईगो पार्ट इज पर्सनैलिटी स्टार्ट डेवलप बिटवीन द एजेस ऑफ 4 to 6 मंथ, ये स्टार्ट होती है, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का ही पार्ट है, ये स्टार्ट होती है 4 से 6 मंथ के बीच में। क्या होती है, ये स्टार्ट हो जाती है ईगो वाली कंडीशन स्टार्ट हो जाए, एजेंसी जो माइंड की एजेंसी हो ईगो वाली 4 to 6 मंथ के अंदर ये स्टार्ट हो जाती है। ईगो वर्क इज द रियलिटी प्रिंसिपल, ये रियलिटी पे काम करता है, जो रियलिटी होगा, जो एक्चुअल होगा, उसका क्या रिजल्ट निकलेगा, उस पर क्या करता है, ये वर्क करता है उस पर, ठीक है। प्रिंसिपल वर्क ईगो वन द mediator between the demand of the id and ideality of superego, like the executive of a company who mediate between his manager and public। इसका मतलब ये है कि जो ईगो है उसका प्रिंसिपल जो वर्क है, ईगो इज वन ऑफ द मेडिएटर, मतलब ईगो एक वन मेडिएटर है जो बिटवीन द डिमांड ऑफ द ईद की जो डिमांड है एंड आइडियलिटी ऑफ सुपर ईगो की, जो दोनों है, लाइक एज एग्जीक्यूटिव कंपनी, कोई कंपनी है, मेडिएट बिटवीन द हिज मैनेजर एंड पब्लिक, कि एक मैनेजर और पब्लिक के बीच में जो दोनों के बीच में जो मेडिएट है, मतलब जो हु कौन मेडिएट है बीच के अंदर, जो मैनेजर है, जो पब्लिक है, उनके बीच में जो मेडिएटर है, उसके ऊपर एक तरीके से क्या करता है, ये वर्क करता है, और उस तरीके से क्या करता है, वर्क करता है। जैसे ईगो क्या करता है, मेडिएटर है बिटवीन द डिमांड होता है ईद एंड सुपर ईगो के बीच में, कि ईद क्या चाहता है, सुपर ईगो क्या चाहता है, दोनों के बीच में जो चाहने वाली जो चीज़ है वो कौन है, ईगो है। जैसे मैनेजर ने क्या किया कि ये काम कंप्लीट है, पब्लिक क्या चाहती है, वो क्या कर रही है, दोनों के बीच में कौन रह रहा है, जो एम्प्लॉई है, या जो बोल सकते हैं अपने बोल सकते हैं मार्केटिंग वाला है, जो बंदा क्या है उस चीज़ को क्या कर रहा है, मेंटेन करके चलता है कि ये काम भी हो जाए, ये भी हो। तो उनको तो चाहिए कि कंपनी वाला को चाहिए कि ये पूरा प्रोडक्ट जाना चाहिए, पब्लिक को चाहिए कि मुझे मुनाफा भी चाहिए, तो मुनाफा चाहिए, प्रोडक्ट भी चाहिए, दोनों चीज़ कंडीशन को मेंटेन करके वो कौन चलेगा, वो चीज़ का बीच का जो मेडिएटर होगा वो क्या करता है, इस तरीके से भी प्रिंसिपल पे काम करता है। जैसे ईगो क्या करता है, उसकी ईद का क्या डिमांड है और आइडियली सुपर ईगो की क्या डिमांड है, इन दोनों को मानते हुए ईगो क्या करता है, इस पर वर्क करता है, जिससे वो दोनों को बैलेंस करके चले इस कंडीशन के अंदर इंक्लूडेड होता है। इट आल्सो रेफर टू ए सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग, जो सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग वो किसके अंदर आती है, इसे ईगो के अंदर आती है। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ईगो के स्टेटमेंट की बात करें, पेरेंट्स आर आउटसाइड टू होम सो इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड, कि पेरेंट्स बाहर तो गए हुए हैं, तुम घर से बाहर जाओगे तो तुमको रिस्की हो सकता है, आउटसाइड जाके एक रिस्की हो सकता है, क्या पता आपको कोई घटना घट जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो आप बाहर तो जा रहे हो पर आपसे रिस्की, वो कुछ भी रिस्क हो सकता है, रिस्की टू वो आउटसाइड, कुछ भी रिस्क हो सकता है कि पेरेंट्स अगर बाहर गए तो अपन को कुछ भी रिस्क हो सकता है, इसलिए नहीं जाना चाहिए। तो वो क्या कर समझाने की कोशिश करेगा या वो दोनों कंडीशन करने की कोशिश करेगा। तो उसने बताया कि बाहर पेरेंट्स तो गए हैं, आउटसाइड पेरेंट्स आर आउटसाइड टू होम सो इट इज़ रिस्की टू गो आउटसाइड, तो बाहर जाना रिस्की है, ठीक है, बाहर अपन नहीं जा सकते, वो कंडीशंस के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं अपन सुपर ईगो की बात करते हैं, ठीक है। सुपर ईगो मतलब एक तरीके से बात करते हैं अनकॉन्शियस माइंड की बात करते हैं, अनकॉन्शियस माइंड की बात करेंगे, जिसके अंदर मैंने अनकॉन्शियस माइंड के बारे में मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है, जिसे रिकॉल नहीं कर सकते, ओनली हैबिट्स पे वर्क करता है, वो कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। तो सुपर ईगो डेवलप होता है बिटवीन द 3 to 6 ईयर के बीच में डेवलप होता है, 3 साल से 6 साल के बीच में जो बच्चे होते हैं उनके बीच में डेवलप होता है, ठीक है। सुपर ईगो डेवलप द इंटरनलाइजेशन वैल्यूज मोरल एंड प्राइमरी केयर गिवर पेरेंट्स एंड सोसाइटी इनटू द पर्सनैलिटी। जो सुपर ईगो जो डेवलप होता है इंटरनलाइजेशन ऑफ द वैल्यूज एंड मोरल, जो वैल्यूज़ है, जो मॉरलिटी है, जो प्राइमरी केयर गिवर, जो फर्स्टली जो प्राइमरी केयर गिवर होगा, जैसे पेरेंट जो प्राइमरी केयर गिवर, जो फर्स्ट जो केयर प्रोवाइड करता है बर्थ के बाद, जो फर्स्टली केयर प्रोवाइड करते हैं पेरेंट्स एंड सोसाइटी इन द इनटू पर्सनैलिटी, जो इनसे क्या होता है इंटरनलाइजेशन से क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है डेवलप होता है, स्कूल टीचर से डेवलप होता है, सोसाइटी जो आपकी सोसाइटी है, आपका इन्वायरमेंट है, आपके पेरेंट्स है प्राइमरी केयर, उनसे क्या होता है डेवलप होता है, सुपर ईगो क्या होता है डेवलप होता है। एक तरीके से मतलब नहीं करना तो नहीं, जो भी चीज़ कंडीशंस होगी, जो भी कंडीशंस होगा, आपके इन्वायरमेंट जो सीखते हो वो कंडीशन इसके अंदर आ जाएगी। सुपर ईगो मतलब एक तरीके से आपको बता दिया कि इसके अंदर क्या होता है, मतलब एक अच्छी चीज़ के बोल सकते हैं कि अच्छी चीज़ है कि आपको नहीं करना तो नहीं करना, ये चीज़ नहीं गलत है तो गलत है, मतलब हर चीज़ के लिए क्या होता है, एक देखो सुपर ईगो कॉन्शियस, एक अनकॉन्शियस, मतलब एक तरीके से अनकॉन्शियस है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ये जो सुपर ईगो है वो फुली कॉन्शियस है। थोड़ी रूटीन में क्या है बोलने की आदत पड़ रही थी, इस कारण बीच में मैं रेगुलरली बोलता गया तो इसका ध्यान नहीं दिया मैंने, तो सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो सुपर ईगो का मतलब यही है, सुपर ईगो का मतलब होता है फुली कॉन्शियस, फुली कॉन्शियस मतलब जो बिल्कुल एग्जैक्ट होगा उस पर, जो ये क्या करेगा, ये बताएगा कि ये रियलिटी क्या है इस चीज़ की, इसको नहीं, जैसे कोई गलत है तो वो गलत है, उसको करना नहीं है तो नहीं करना, नहीं करना तो नहीं करना, उसका क्योंकि उसमें रियलिटीज़ को पता चल जाती है। तो ये डेवलप कब होता है, ये पेरेंट्स से या इन्वायरमेंट से क्या होता है, ये चीज़ डेवलप होती है।
सुपर ईगो वर्क प्रिंसिपल, द परफेक्शन रिप्रेजेंट आइडियल रेदर देन रियल। ये जो सुपर ईगो जो वर्क करता है परफेक्शन, जो परफेक्ट प्रिंसिपल होगा, जो परफेक्ट एग्जैक्ट जो उसका रिजल्ट होगा उस पर काम करता है, रिप्रेजेंट आइडियल रेदर देन रियल, कि अपन का जो रिप्रेजेंट रेदर देन रियल जो चीज़ होगी उस पर वर्क करता है, ठीक है। सुपर ईगो क्रिएट्स कैपेसिटी एंड सेल्फ क्रिटिसिज्म एंड सेल्फ इवैल्यूएशन। सुपर ईगो क्या होता है, ऐसी कैपेसिटी होती है जिसमें सेल्फ क्रिटिसिज्म हो जाता है, खुद के ऊपर सोचता है या सेल्फ इवैल्यूएशन कर लेता है, खुद ही क्या करता है उस चीज़ का रिजल्ट निकाल लेता है, उस पर ये वर्क करता है। सुपर ईगो डेवलप द प्राउड एंड सेल्फ स्टीम इनटू द इंडिविजुअल। पर्टिकुलर एक व्यक्ति के अंदर को क्या होता है, एक सुपर ईगो डेवलप जो होता है प्राउड फील करता है, जैसे एक बढ़िया अच्छा वर्क करता है, और या सेल्फ स्टीम इनटू द इंडिविजुअल, पर्टिकुलर के अंदर सेल्फ स्टीम डेवलप होता है इसके जो अपने आप को डिसीजन खुद ले सकें। एग्जाम्पल की बात करते हैं, पेरेंट्स द आउटसाइड होम बट नेवर डिसबॉय द पेरेंट्स, कि पेरेंट्स बाहर गए हुए हैं बट, तो इसका मतलब ये है कि बट नेवर डिसबॉय पेरेंट्स का मतलब ये है कि जैसे कोई भी माता पिता हो जो उसका क्या होता है, एक तरह से जो उनका पालन है, जो भी उनके आज्ञा दी हुई है उसके वो अवज्ञा नहीं करी, उस चीज़ का उसका दुरुपयोग नहीं किया। तो ये कि पेरेंट्स आउटसाइड तो बाहर गए हैं बट हम उनको नेवर डिसबॉय पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स की अवज्ञा नहीं की, लेकिन कभी माता पिता की हमने कोई आज्ञा का पालन नहीं किया, इस कंडीशन हमने नहीं की तो हमको बाहर नहीं जाते। एक प्योरली कॉन्शियस होता है कि हर चीज़ जानता है कि पेरेंट्स बाहर गए तो हमको बाहर जाना ही नहीं है। वहाँ तो क्या था, ईद के अंदर क्या था, पेरेंट्स बाहर गए पार्टी एंजॉय करो। ईगो ने क्या किया कि पेरेंट्स गए पर रिस्की भी हो सकता है, उसने एडवाइस दी, दोनों चीज़ को मेंटेन किया, और इसने क्या किया कि बिल्कुल क्लियरली मना कर दिया कि पेरेंट्स बाहर गए, हम इस चीज़ को हम आज्ञा नहीं देंगे कि बाहर आप जा सको, हम उसका आज्ञा का पालन करेंगे, उनके अनुरोध नहीं जाएंगे। वो कंडीशन किसके अंदर आ जाएगी, वो सुपर ईगो के अंदर इंक्लूडेड हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे अपन जो साइको डेवलपमेंट थ्योरी के जो स्टेजेस हैं, जिसके अंदर जो पर्टिकुलर जो मेन इंपॉर्टेंट स्टेजेस है वो तो इसके अंदर क्या है, सिगमंड फ्रॉइड ने क्या लेवल ऑफ द माइंड दिया था, और बात कर सकते हैं अपन वो नेक्स्ट दिया था एजेंसीज के बारे में बताया था कि कौन कौन सी एजेंसीज होती है, वो नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं अपन। साइको डेवलपमेंट थ्योरी सिगमंड फ्रॉइड ने दी थी। अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड डेवलपमेंट सेक्सुअलिटी प्रोसेस डिफरेंट स्टेज, अलग अलग स्टेजेज हैं। इट इज़ अ चाइल्ड नॉट सक्सेसफुली कंप्लीट द स्टेज, अगर बच्चा इनमें सक्सेसफुल नहीं होता इन स्टेज के अंदर, ही और शी वुड डेवलप द फिक्सेशन दैट वुड लेटर इन्फ्लुएंस एंड अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। और बच्चे का उसके क्या होता है, फिक्सेशन हो जाता है, हर चीज़ को उसी चीज़ पर रुक जाता है जो उसकी आदत होती है, उसकी जो मन के अंदर अगर उसका बल डेवलपमेंट नहीं होगा, सेल्फ मतलब स्टीम डेवलप नहीं करोगे, उसकी मन की इच्छा जो मतलब तरीके से जो उसके मन में क्या चल रहा है, उसकी क्या इच्छा हो रही है, उसको डेवलप प्रॉपरली नहीं करोगे तो उसकी एक फिक्सेशन बन जाएगा। लेटर इन्फ्लुएंस द अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर में क्या करते हैं, उस जैसे बड़ा बड़ा जाएगा तो बाद में क्या हो जाएगा, पर्सनैलिटी और बिहेवियर उसका क्या होता है, प्रॉपरली डेवलप नहीं होगा, या बाद में उसका बहुत देर तक उसका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या बोल सकते हैं बिहेवियर जो डेवलपमेंट वो बाद में डेवलप होगा। ठीक है, तो स्टेज की बात करेंगे अपन, स्टेज के अंदर बात करते हैं। सबसे पहले जो स्टेज की बात करेंगे, फर्स्टली स्टेज की बात करेंगे अपन, ओरल स्टेज की बात करते हैं। ठीक है, जो ओरल स्टेज है उसके अंदर क्या होता है, फर्स्टली क्या होता है, ये कौन सी एज के अंदर, ये पीरियड ऑफ द इन्फेंसी के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इन्फेंसी के अंदर ये क्या होता है, स्टार्ट हो जाता है। इसमें क्या है कि दिस द स्टेज इंक्लूड रफली द पीरियड ऑफ इन्फेंसी, द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, द ग्रेटेस्ट sensual satisfaction. Sensual satisfaction is obtained through stimulation of oral region or sensory areas of mouth as breastfeeding and sucking. ओरल स्टेज क्या होती है, बचपन से स्टार्ट हो जाती है, इन्फेंट के अंदर क्या होता है, स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जो फर्स्टली स्टार्ट में होता है, इसमें बच्चे की क्या होता है कि जो ब्रेस्ट फीडिंग और जो शकिंग करता है, उसके माउथ से जो ब्रेस्ट फीडिंग करता है, जो सकिंग करता है, उससे क्या होता है, एक तरीके से वो शक करता है तो उसके एक स्टिमुलेशन होता है कि एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, कि उसको क्या होता है, जो सेटिस्फेक्शन होता है वो माउथ के थ्रू मिलता है। कोई भी, अब देखो कोई भी जैसे ब्रेस्ट फीडिंग करता है, शक करता है तो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। आप कोई भी टॉय दे दोगे उसको मुंह में लेकर, उसको क्या करने का, वो शक करना स्टार्ट कर देगा, तो उसको एक तरीके से क्या है, ग्रेटिफिकेशन मिल जाएगा, या बोल सकते हैं उसको सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा उस चीज़ की। क्या होगा, उसके सेटिस्फेक्शन किससे मिल रहा है, उसको शक करने से मिल रहा है उसको सेटिस्फेक्शन, या वो ब्रेस्ट फीडिंग करे या कोई टॉयज करे, वो कोई भी चीज़ को उसको क्या शक करना स्टार्ट कर, मुंह में लेकर उसको क्या करता है, शक करता है, उसकी उत्तेजना क्या होती है, उसकी बढ़ती है, उसके क्या होता है, संतुष्टि मिलती है, एक तरीके से बोल सकते हैं उसके अंदर क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है उस चीज़ को। अब इसमें क्या होती है, एक चीज़ होती है लिपिडो होती है, एक लिपिडो, एक कंडीशन होती है लिपिडो इसके अंदर। वो लिपिडो किससे बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। लिबिडो क्या होती है, लिबिडो जो होती है कि ग्रेटिफिकेशन होता है, मतलब एक तरीके से तुरंत जो आराम मिले, सडनली जो भी मतलब इमीडिएटली जो भी आराम मिल जाए, ग्रेटिफिकेशन मिल जाए,
उससे क्या बोलते हैं लिबिडो, जिसमें क्या होता है सुख की प्राप्ति हो, मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं सुख बहुत ज़्यादा मिल रहा हो, हर चीज़ की शांति मिल रही हो, उसकी जो मन में चल रहा है वो चीज़ उसको मिल जाती है, उसके अंदर मन में शांति हो, एक बोलते हैं, या उसे बहुत ज़्यादा हैप्पी हो रहा है, उस चीज़ से ग्रेटिफिकेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं लिबिडो बोलते हैं। तो एक कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। तो स्टेज इंक्लूड रफली पीरियड ऑफ द इन्फेंसी होता है द फर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ, एक साल के अंदर होती है। द ग्रेटेस्ट सेंसुअल सेटिस्फेक्शन ऑब्टेन थ्रू द स्टिमुलेशन, जो सबसे ज़्यादा सेंसुअल सेटिस्फेक्शन मिलता है इस एज के अंदर स्टिमुलेशन ऑफ द ओरल रीजन के अंदर, जो स्टिमुलेशन जो होता है ओरल रीजन के अंदर, और सेंसरी एरिया, जो सेंसरी है उसके अंदर होता है, जो माउथ एज इन ब्रेस्ट फीडिंग एंड शकिंग, ब्रेस्ट फीडिंग करता है बच्चा, शक करता है तो उसको बहुत ज़्यादा वो क्या मिलता है, उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, बोल सकते हैं उसको एक ग्रेटिफिकेशन मिलता है, बोलता है एक तरह से कि उसको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो उस कंडीशन किस कंडीशन ओरल स्टेज के अंदर जो बच्चा कहते हैं बोलिए आप टॉयज दोगे माउथ थम लेगा, तो उस कंडीशन को क्या करते हैं वो शक करना स्टार्ट करता है और उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है। वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है, ओरल स्टेज के अंदर होता है, जो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होता है ये बोलते हैं, ठीक है। तो साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट सिग्मंड फ्रॉइड ने ओरल स्टेज के बारे में बताया। नेक्स्ट इसके अंदर बताया एनाल स्टेज के बारे में कि एनाल स्टेज में क्या होता है, बच्चा जैसे कोई भी चीज़ होती है एनाल स्टेज की बात होता है तो बच्चा क्या करता है, ये स्टेज जो स्टार्ट होती है सेकंड से दूसरी से लेकर तीसरे साल के जो बच्चे होते हैं, सेकंड साल से मतलब बोल सकते हैं कि 2 ईयर से लेकर 3 ईयर के जो बच्चे होते हैं उनकी लाइफ होती है जब ये होते हैं। अब बच्चे क्या होता है कि जैसे यूरिन पास आउट जो टॉयलेट ट्रेनिंग चलती है, तो टॉयलेट ट्रेनिंग उनको प्रॉपरली मिलती है, टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत अच्छे से मिलती है उनको, फीसेस में लाइक स्टूल पास करने के लिए, यूरिन पास करने के लिए जो अच्छे से ट्रेनिंग मिलती है, तो वो क्या करते हैं उनको क्या एक तरीके से क्या होता है एक तरीके से उनको क्या होता है ग्रेटिफिकेशन मिलता है, आनंद आता है कब उनको, जब उनको क्या है जब उनको यूरिन पास आउट करते हैं या स्टूल पास आउट करते हैं, अगर उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिली है तो उस कंडीशन में क्या होता है उनको बहुत ज़्यादा आनंद आता है, वो अपने आप बताएंगे कि मुझे टॉयलेट आ रहा है, या उस चीज़ को क्या होता है वो इंटरेस्ट लेके कोई भी चीज़ को वो एक्सप्लोर आउट करेंगे। अगर उनको स्ट्रिक्टली करा उस जगह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली अपनाए तो क्या कहते हैं एक क्या होता है उनके नियमता बोल सकते हैं अपन फिक्सेशन आ जाएगा कि वो टॉयलेट नहीं करेंगे, या बोल सकते हैं टॉयलेट फिक्सेशन एक तरीके से वो बंद जाते हैं कि हाँ कि यहीं करना है, वो एंजॉय लेकर एक तरह से होता है कि अपने एक तरीके फ्रीडम होकर नहीं करेंगे, वो शर्माएंगे शाइन कंडीशन करते क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया आपने स्ट्रिक्टली कर दिया हर चीज़ को, प्रॉपरली उसकी ट्रेनिंग ही नहीं की, तो वो कंडीशन आ जाती है उसके मन में क्या होता है एक अजीब सा मन हो जाएगा, उसका अजीब सी इच्छा करेगी कि आप मुझे टॉयलेट नहीं करना है, उस कंडीशन के एक एबनॉर्मल डेवलपमेंट की कंडीशंस आ जाती है एक तरीके से बोले जाए तो द स्टेज इंक्लूड द टॉडलर पीरियड, द सेकंड स्टेज इन 3 ईयर होता है, ये टॉडलर पीरियड के अंदर होता है, सेकंड से 3 ईयर के अंदर होता है। ग्रेटिफिकेशन ऑब्टेन फ्रॉम द एनाल एंड यूरिथ्रल एरिया, ये क्या होता है जो ग्रेटिफिकेशन मिलता है इसके अंदर एनाल एरिया के अंदर और यूरिथ्रल एरिया के अंदर थ्रू द होल्डिंग एंड द एक्सपेलिंग फेसेस और यूरिन, बच्चा होल्ड कर लेता है जहाँ पर उसको यूरिन करना है, जहाँ पर उसको फीसेस करना है वहीं पर वो एक्सपेल आउट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा, क्योंकि उस चीज़ के अंदर क्या हो गया उसने इंटरेस्ट लिया है, उस चीज़ के अंदर ग्रेटिफिकेशन मिला है, उसको उस चीज़ के अंदर खुशी मिली है, उसको आनंद मिला है, तो उस चीज़ की उसको टॉयलेट ट्रेनिंग प्रॉपरली मिली है, वो कंडीशन किसके अंदर जाएगी एनाल स्टेज के अंदर आ जाएगी। तो बच्चा क्या करे प्रॉपरली क्या करे यूरिन पास आउट करेगा, फेसेस पास होते पर्टिकुलर जगह पर जहाँ पर अगर उसको स्ट्रिक्टली किया तो वो एक फिक्सेशन आ जाता है, तो वहाँ पर वो होल्डिंग भी नहीं कर पाएगा और वहाँ जहाँ करवाता है वहाँ पर भी नहीं कर पाएगा प्रॉपरली। समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं फैलिक स्टेज। फैलिक स्टेज में क्या होता है कि लिबिडो वाली कंडीशंस आ जाती है, मतलब कि एक सुख में प्राप्ति जो बोल सकते हैं इस कंडीशंस के अंदर आ जाती है। तो देखते हैं इसके अंदर द स्टेज इंक्लूड द प्री स्कूल पीरियड, द 4th and 5th year of life, the greatest sensual enjoyment obtained from the genital region and fondling the genital and audible and electra complex develop in this stage। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे ग्रेटिफिकेशन डेवलप हो जाता है, जिनका ग्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा डेवलप हो जाता है, उस कंडीशन में जेनाइटल ऑर्गन को टच करके या सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कर पाता है वो, ठीक है, बॉडी के कोई भी पार्ट्स को टच करके बोल सकते हैं जेनाइटल या प्राइवेट पार्ट को टच करके अपने ग्रेटिफिकेशन को क्या करता है वो ग्रेटिफिकेशन सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन कर पाता है वो, मतलब ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इस स्टेज में क्या होता है, देखो इस स्टेज में होता है कि पहले तो आते प्री स्कूल पीरियड के अंदर होता है, 4 से 5 ईयर के जो बच्चे होते हैं उस कंडीशन से होता है। अब फैलिक स्टेज में क्या होता है ग्रेटेस्ट सेंसुअल एंजॉयमेंट की कंडीशन है, इसके अंदर जेनाइटल रीजन्स के होते हैं, इसमें जेनाइटल या प्राइवेट रीजन्स के अकॉर्डिंग होता है, बाय फॉन्डलिंग द जेनाइटल्स, जेनाइटल्स के कारण होता है। अब इसमें एक होता है ऑडिपल कॉम्प्लेक्स और एक होता है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, ठीक है। जो ऑडिपल कॉम्प्लेक्स होता है वो तो क्या करता है, हाँ इस कंडीशन में क्या होता है कि ऑडिपल और इलेक्ट्रा कंडीशन में क्या होता है कि सेम सेक्स वाले से क्या करते हैं, एक तरह जेलस करते हैं,
जेलस कैसे करते हैं, जैसे किसी पेरेंट्स हैं, मतलब माता पिता है, उनके दो बच्चे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, बात कर सकते हैं, एक सन है एक डॉटर है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रा कंडीशन में क्या होता है कि जो फीमेल होगी वो सेम सेक्स, जैसे बात सकते हैं, जैसे अपन जैसे बोल सकते हैं मदर की बात करें, तो मदर से क्या करेगी, वो जेलस फील करेगी। मतलब वो क्या करती है, मदर क्या करेगी, पेरेंट्स अपने उसके फादर से बात करेगी, कोशिश बात करेगी, पास में आएगी, तो क्या होगा, उसको जेलस फील होगी। तो बच्ची क्या करती है, जो डॉटर क्या करती है, वो अपने फादर की क्या होती है, वो अटैचमेंट लाने की कोशिश करती है, अट्रैक्शन लाने की कोशिश करती है, बोल सकते हैं उनके पास जाने की कोशिश करती है। क्यों, वो चाहती है कि मेरी मदर ना जाए, मैं अपने आप को अपने उनकी तरफ क्या उनकी तरफ से अट्रैक्ट करें, आप मेरी तरफ से हर चीज़ करें। तो उसके मन में ये थिंकिंग आना स्टार्ट हो जाती है, वो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स कहलाता है। मतलब जो डॉटर होती है वो किसकी ओर अट्रैक्ट करती है, वो फादर की ओर करती है। मतलब उसको जेलस फील होती है, उसकी मदर उसके पास में ना जाए, तो उस कंडीशन को उसको जेलस फील होती है, वो कंडीशन कहलाती है इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। जो उसके मतलब एक तरह से अट्रैक्टिव करना चाहती है, वो फादर के साइड की होती है, वो अट्रैक्ट होता है, मतलब एक तरह से सेम सेक्स को क्या करती है, जेलस करती है। वैसे ही सेम ऑडिपल के अंदर क्या होता है, मेल के अंदर होता है, मेल मतलब फादर से क्या होता है, जेलस करता है, वो अपनी मदर की ओर क्या करती है, वो अट्रैक्ट होता है मदर की साइड। तो अपोजिट क्या होती है, एक तरीके से अपोजिट सेक्स की होती है, अट्रैक्शन कहलाते हैं, वो कहते हैं ऑडिपल। और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स भी क्या होता है, इस स्टेज के अंदर डेवलप हो जाता है। तो किसकी ओर खिंचता है, फादर और डॉटर खिंचती है। एक तरीके से अट्रैक्शन जो होता है, एक तरीके से अटैचमेंट होता है, वो डॉटर का होता है फादर से, और सन का होता है मदर से। मतलब एक दूसरे से क्या होते हैं, वो जेलस करते हैं, सन करेगा फादर से जेलस करेगा, और जो डॉटर होती है वो मदर से क्या जेलस फील करेगी। इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जेनाइटल क्या होता है, रीजन क्या फोल्डिंग हो जाता है, जेनाइटल ऑर्गन एक तरीके से इसके अंदर ग्रेटिफिकेशन डेवलप हो जाता है फैलिक स्टेज के अंदर। द चाइल्ड लव्स टू फील अट्रैक्शन ऑफ द पेरेंट्स एंड अपोजिट सेक्स टू द पेरेंट्स इन सेम सेक्स, दे कंसीडर द रिवाइल। मतलब जो चाइल्ड होते हैं लव फील करते हैं, अट्रैक्शन करते हैं, वो पेरेंट्स द अपोजिट द सेक्स, अपोजिट सेक्स से क्या होता है, वो लव प्यार करते हैं और क्या करते हैं, फील अट्रैक्शन फील करते हैं। उस कंडीशन के द पेरेंट्स सेम सेक्स इज कंसीडर्ड इज रिवाइल, और पेरेंट्स के सेम सेक्स कंसीडर रिवाइल। मतलब एक तरीके से क्या करते हैं, पेरेंट्स ऑफ सेम सेक्स इज कंसीडर रिवाइल। मतलब इसका मतलब ये है कि जो पेरेंट्स जो सेम सेक्स के जो एक ही मतलब एक तरह से एक ही सेम सेक्स वाले माता पिता को मतलब रिवेल माना जाता है इस कंडीशन के अंदर, मतलब कंसाइडर इस कंडीशन में माना जाता है। तो ये कहते हैं बच्चे क्या होता है, अपोजिट सेक्स की ओर क्या करते हैं, वो खिंचते हुए चला जाते हैं, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा चला जाता है उसके अंदर। ठीक है, रिवेल का मतलब होता है एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कॉम्पिटिटर की बात कर सकते हैं। रिवेल का मतलब कॉम्पिटिटर होता है एक तरीके से, मतलब सेम सेक्स की ओर मतलब कॉम्पिटिटर बढ़ जाता है, कंडीशंस बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो फैलिक स्टेज के अंदर आता है। लेटेंसी स्टेज की अंदर बात करेंगे। लेटेंसी स्टेज होती है वो स्कूल एज के अंदर स्टार्ट होती है, वो 6 से 12 ईयर के अंदर एज में लाइफ के अंदर होती है। तो दिस स्टेज ऑफ द इंक्लूड द स्कूल एज फॉर द 6 से 12 ईयर ऑफ द लाइफ। दिस स्टेज सेक्सुअल इंटरेस्ट एंड रिप्रेजेंट द लाइट डोरमेंट एंड चाइल्ड डेवलप द क्लोज रिलेशनशिप विद द अदर सेम सेक्स एंड सेम एज। बच्चे की जो सेक्सुअल इंटरेस्ट था, जो बोल सकते हैं कि जो अपोजिट था, ऑडिपल इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स जो चल रहा था, इसके अंदर क्या होता है, रिप्रेस हो जाता है, लाइट डोरमेंट हो जाता है कंडीशन से, इसके अंदर दब जाता है। और क्या कहता है, चाइल्ड को डेवलपमेंट और क्लोज रिलेशनशिप होता है किसके साथ, जो सेम सेक्स वाली है, सेम एज वाला के बॉय के साथ, गर्ल का गर्ल के साथ। इसके इसी स्टेज के अंदर क्या होता है, सेम सेक्स वाले के साथ, सेम एज वाले के, जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो उसके साथ अटैचमेंट ज़्यादा हो जाता है, उसे चाइल्ड का क्लोज रिलेशनशिप बढ़ जाता है। तो उसके क्या होता है, जो सेक्सुअल इंटरेस्ट था वो क्या होता है, दब जाता है, रिप्रेस हो जाता है। वो कौन सी कंडीशन में, लेटेंसी स्टेज वाली कंडीशन के अंदर। नेक्स्ट है प्यूबरसेंट के स्टेज के अंदर। प्यूबरसेंट के अंदर ये लाइफ लॉन्ग रहता है। ये क्या करता है, अपोजिट सेक्स वालों से क्या होता है, रिलेशनशिप बनने की कंडीशन हो जाती है, उनको लव करते हैं, फीलिंग्स आती है उनके लिए हर चीज़ के लिए। वो किसके लिए आती है, अपोजिट सेक्स के लिए डेवलप हो जाता है। इन दिस स्टेज अडोसेंट इंक्लूड द पीरियड द 12 ईयर एज टू अडल्टहुड। ये बच्चा ये स्टेज है, अडोसेंट इंक्लूडेड होता है इसके अंदर 12 साल से लेकर अडल्ट, जब तक लंबे टाइम तक जब बच्चा बड़ा होता है, अडल्ट हो जाता है 30 साल 40 साल तक, ये क्या होता है, तब तक रहता है। इन दिस पीरियड द प्यूबर्टी जेनेटलिटी एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर, बोथ सेक्सेस एक्सपीरियंस एंड रोमांटिज्म एंड इमोशनल चेंजेस। इस पीरियड के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है। प्यूबर्टी स्टार्ट हो गई, जैसे कि होती है अपन बोल सकते हैं किशोर अवस्था स्टार्ट हो जाती है, जैसे किसी फीमेल की मैच्योरेशन स्टार्ट हो जाती है, और उसके अंदर मेल के अंदर स्टार्ट हो जाता है। तो सेकेंडरी सेक्सुअल आल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, और बोथ सेक्सेस के अंदर एक्सपीरियंस रोमांटिक वाली फीलिंग्स आ जाती है, इमोशनल चेंजेस आ जाते हैं, फीलिंग्स आ जाती है। मतलब हर चीज़ की इसके अंदर एक तो साइकोलॉजिकल जो चेंजेस होते हैं ऑटोमेटिक क्या होता है, इसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं।
साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट ऑडिपल एंड पीरियड एंड रिवाइज इन फेज, इनके अंदर जो ऑडिपल वाला है, जो इलेक्ट्रा वाला जो फेज है, वापिस इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर कंडीशन वापस रिवाइज हो जाता है। द चाइल्ड डेवलप नॉर्मल हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप फील अट्रैक्शन विद द अपोजिट सेक्स, बच्चे के अंदर हेट्रोसेक्सुअल नॉर्मल रिलेशनशिप होता है और जो फील करता है, जो अट्रैक्शन करता है, एंड साथ में अपोजिट सेक्स वाले के साथ क्या करता है, फील करता है, अट्रैक्शन करता है, उस चीज़ के लव करता है, वो सेम कंडीशन ऑडिपल वाली कंडीशन इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाती है। वापस वही फेज आती है, वापस वो जो अपन ने पढ़ा था, किस कौन से वाले फेज के अंदर पढ़ा था हमने, अपना वाले पढ़ा था फैलिक स्टेज के अंदर जो पढ़ा था अपन ने, देखा था लास्ट वाले जो फैलिक स्टेज के अंदर, वो सेम कंडीशन इसके प्यूबर्टी के अंदर जो लाइफ टाइम लाइफ लॉन्ग रहती है। एक तरीके से बच्चा क्या होता है, अपोजिट सेक्स क्या करता है, वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। ठीक है, तो आपका जो सिग्मोइड फ्लूइड था, जो साइंटिस्ट थे उन्होंने जो सिग्मोइड फ्लूइड ने जो बताया कि जो बोल सकते हैं कि जो कोई भी चीज़ की मतलब अपने को डेवलपमेंट करना हो तो क्या कहते हैं, इसने मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ये बताया कि माइंड इज़ द पार्ट योर कैन नॉट सी, कि जो माइंड है जो आप नहीं देख सकते वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साइकोलॉजी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अंदर से नहीं बाहर से ही अंदर से ही होता है, बाहर से नहीं होता है। सिग्मोइड फ्लूइड ने यही बात कही थी। इसके लेवल ऑफ माइंड बताए इसने वो एजेंसीज बताई और इसने स्टेजेस बताए। स्टेजेस कौन कौन सी थी, एनाल स्टेज थी। नेक्स्ट वन जो पढ़ी थी अपन ने वो कौन सी पढ़ी एनाल स्टेज के बाद में, सॉरी फर्स्टली जो थी वो ऑरल स्टेज थी, सेकंड थी एनाल स्टेज थी, थर्ड वन थी फैलिक स्टेज, फोर्थ वन थी लेटेंसी और फाइनल थी जो प्यूबेसेंट स्टेज थी। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्मोइड फ्लूइड थ्योरी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है। तो इसको पढ़िए, समझिए और नोट्स कंटिन्यू लिखते रहिए। नेक्स्ट अपनी डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज थ्योरी रही है, वो लास्ट छोटा सा टॉपिक है। फिर उसके बाद अपन माइलस्टोन स्टार्ट करेंगे, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइलस्टोन भी, माइलस्टोन पढ़ने में थोड़ा मज़ा आएगा। थ्योरीज थोड़ी हार्ड थी, देखा जाए तो वैसे इजी थी, पर वो क्या है पढ़ने में थोड़ी साइकोलॉजी थोड़ा हार्ड लगती है अपन को, तो इसको पढ़ते रहिए बार बार, तो थोड़ा और भी ईजी लगेगी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।